गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो मॉर्निंग की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के सेशन में, और आज के देख लेते हैं कि इस सेशन में कौन कौन से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए, और इश्यूज देखना है हम लोग एवरीडे क्लास को कैसे लेके चलते हैं। सबसे पहले इश्यूज देखते हैं, तो कौन कौन से आज हमारे पास इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो फर्स्ट इश्यूज है हमारे पास, सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए मानव विकास सूचकांक तैयार करने की योजना बना रही है। ठीक है, केंद्र सरकार की एक योजना है कि वो विशेष रूप से जो जनजातीय समूह है, जो कमजोर है, उनके लिए एक मानव विकास सूचकांक। एक्चुअली क्या है कि ये पहल किसकी है? केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। पहल की जा रही है तो केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनजातीय समूह जो विशेष रूप से कमजोर हैं, ओके, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि आखिर ये PVTG होता क्या है। क्या है PVTG? ओके, PVTG क्या है? ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए एक विशेष मानव सूचकांक जो है वो तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। PVG का मतलब होता है, PVG यानी पार्टिकुलरली vulnerable ट्राइब्स ग्रुप। आखिर सरकार ये योजना क्यों बना रही है? इनके लिए योजना बनाई जा रही है तो क्यों? वर्तमान में अगर आप वर्तमान का आंकड़ा देखेंगे इन जनजातीय समूह का, तो करीब ये 22 लाख जो हैं जनजातीय समूह, करीब, ठीक है, 22 लाख करीब इनका आंकड़ा अगर देखा जाए तो 22 से 28 लाख, ठीक है, 28 लाख जो जनजातीय लोग हैं, ये देश के करीब 20,000 गांव में निवास कर रहे हैं। ठीक है, ये आंकड़ा इससे कुछ ज्यादा भी, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग एक अप्रोक्स लगाया गया, अमूमन इतने लोग हैं। ठीक है, 22 से 28 लोग हैं जो जनजातीय लोग, वो देश के कितने गांव में? 20,000 से आसपास। ठीक है, या तो कुछ आंकड़ा कम हो जाए या थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए, तो 20,000 गांव में ये लोग क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। ये लोग निवास करते हैं इतने गांव में। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, उसको लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है। ठीक है, इतने गांव में ये लोग निवास करते हैं। अब इनकी क्या है, और कुछ इनमें से ऐसी भी जनजातियां हैं जो अब क्या हो रही है, ये लुप्त भी हो रही हैं। ठीक है, तो सरकार इनके लिए एक जो इनके विकास के लिए मानव विकास सूचकांक जो निकाला जा रहा है, तो इनकी जो बुनियादी जो जरूरत है उसको सरकार ध्यान में रख करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। अब इनकी बुनियादी जरूरत जैसे किसी इंसान की क्या होती है, बुनियादी जरूरत क्या है? उसके लिए पानी की उपलब्धता, PVT जैसे बुनियादी अगर जरूरतों की बात की जाए, बुनियादी जरूरतों की, ठीक है, बुनियादी सुविधाएं क्या हो सकती है? बुनियादी सुविधाएं उनके लिए उस एरिया में क्या होना चाहिए? संचार, बिजली, जल आपूर्ति होनी चाहिए, स्वास्थ्य, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कर रही है? इन सभी को क्या चाह रही है कि इन सभी की जो है एक बुनियादी जरूरत है वो पूरा हो सके, इसके लिए ही मानव विकास सूचकांक जो है तैयार करने की योजना बना रही है। क्लियर? कमजोर जनजातीय समूहों के लिए, यानी PVTG, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई आपकी करीब इतने लाख लोग जो ट्राइब्स हैं वो कहीं कहीं पर ये, और ये इनकी संख्या भी जो 28 लाख लोग आप देख रहे हैं, इनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार यह एक योजना बना रही है। अब इसके साथ थोड़ा और देख लेते हैं क्या है कि जो अभी नया सरकार, ये तो चलो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विकास योजना बना रही है, उसको किस रूप में लेकर के चलेगी? तो इसने जो नया जो बजट आया उसमें प्रधानमंत्री यानी PVTG ग्रुप, ओके, PVTG यानी PMPVTG, ये अगर आप यहां देखेंगे तो PMPVTG, ठीक है,
इस मिशन के तहत यानी जो बजट आई है, जो नया बजट आया है, उसमें प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीएमपीवीटीजी विकास मिशन के लिए, इस मिशन के लिए सरकार जो है करीब कितने का व्यय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपए का, कितने रुपए का, 15,000 करोड़ रुपए का उसने बजट बनाया है कि वो किस पे खर्च करेगी, तो वह पीवीटीजी पे खर्च कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वो सिकल सेल रोग यानी एसडी से पीड़ित जनजातीय लोगों के लिए क्या कर रही है, जनजातीय लोगों का परीक्षण और डाटा, ठीक है, डाटा एकत्र करने की योजना बना रही है। ओके, सिकल सेल रोग से एक्चुअली क्या है कि यह आदिवासी जो है, यह आदिवासी आबादी के बीच बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद करेगा। ठीक है, सिकल सेल यह आदिवासी आबादी के बीच बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद करेगा। और आखिर ये सिकल सेल बीमारी है क्या, तो यह जो है, ये सिकल सेल बीमारी क्या है, यह एक प्रकार का बोल सकते हैं पीवीटीजी अनुसूचित, अगर आप इसमें देखें, एक मिनट, हाँ देखेंगे तो यह पीवीटीजी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के वर्ग का एक उपवर्गीकरण है। ठीक है, एससी एसटी के क्या है, ये एक वर्गीकरण है, उपवर्गीकरण है। और पीवीटीजी की पहचान जो है सबसे पहले किसने की थी, पीवीटीजी की पहचान जो की है वो किसने किया है, ढेबर आयोग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीटीजी की पहचान सबसे पहले ढेबर आयोग ने किया था। समझ में आ गया, केंद्र सरकार जो एक पहल चला रही है जनजातीय समूह को लेकर के, कमजोर जनजातीय समूह को लेकर के, उस पहल को 15 जो बजट बनाया गया उसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की इस पे बात की गई है। और वो उस मिशन को नाम क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी पीएमपीवीटीजी मिशन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे क्या है कि, और इस पीवीटीजी की जो पहचान की गई है वो ढेबर आयोग ने किया था, सबसे पहले ढेबर आयोग ने किया था। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। एमपी का निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर नल का जल। ओके, देख लेते हैं तो किस पर है, एमपी का कौन सा जिला है, निवाड़ी जो जिला है वह दूसरा है जो हर घर नल का जल, आप इमेज में देख ही रहे हैं, हर घर नल का जल, ये दूसरा है। इसका मतलब इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले ओके प्रथम जो जिला है, प्रथम जिला कौन सा है, वह बुरहानपुर, ये भी कहाँ का है, एमपी का बुरहानपुर। और यह प्रथम देश का, आप इसे बोल सकते हैं, इस बुरहानपुर के बारे में आप लिख सकते हैं कि यह प्रथम क्या है, यह देश का प्रथम जिला है, देश का प्रथम जिला जो कि किस पर है, यह हर घर नल का जल। हर घर नल का जल में ये क्या है, ये पहले है। ठीक है, देश का यह प्रथम जिला, हर घर नल का जल। अब ये तो हो गई कि जिले की बात हो गई। अगर मैं बात यहाँ ये करूं कि सबसे पहला राज्य कौन सा था, ठीक है, सबसे पहला कौन सा राज्य है जहां पर हर घर नल का जल है। राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, कि लास्ट ईयर यानी अगस्त 2022 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले गोवा, ठीक है, गोवा राज्य में गोवा। और अगर हम बात करें यूटीज की तो क्या हो जाएगा, अगर हम, ये स्टेट हो गया, अगर हम बात करें यूटीज की तो सबसे पहले कौन सा था, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। यूटीज में अगर बात सबसे पहले कौन सा था, तो अगस्त 2022 में। उसके बाद यानी जनवरी में क्या हो गया, और कौन कौन से राज्य हो गए, जनवरी तक कौन कौन से राज्य हो गए थे, तो जनवरी तक गुजरात हो गया, पुडुचेरी, एंड तेलंगाना, ठीक है।
तो प्रथम जिला, अगर जिले की बात की जाए, अगर जिले की सिर्फ बात की जाती है तो देश का प्रथम जिला आपके पास हो गया बुरहानपुर, जो कि एमपी का है। और दूसरा कौन सा है एमपी का? अब निवाड़ी जिला हो गया। तो जिले स्तर की बात हो गई। अगर राज्य स्तर पे बात की जाए तो सबसे पहले गोवा एंड दादर नगर हवेली, ठीक है, गोवा एंड दादर नगर हवेली, गोवा एंड दादर नगर हवेली। ये कब? अगस्त 2022 में, ये राज्य स्तर पे हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो कौन कौन सा हो चुका है जो देश का हर घर नल का जल है? तो वो आपका है गुजरात है, तेलंगाना है, पुडुचेरी है, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात हो गई हमारे नल के जल की। अगर हम इससे थोड़ा सा और रिलेवेंट कर ले कि एमपी में कुछ योजना है जो चलाई गई है, तो इससे क्या होगा ना, पढ़ाई आपको करने का जो तरीका है, अगर आप सपोज जैसे मैंने अभी एमपी का ये आ गया नल का जल, अगर इसी से रिलेवेंट हम सोच लेंगे कि एमपी में और कौन कौन सी योजनाएं चल रही है जो मैंने इस वीक में पढ़ाया हो, ठीक है, इस वीक में पढ़ाया हो या लास्ट वीक में या पूरे इस मंथ का देख लेते हैं कि एमपी की कौन कौन सी योजना और चलाई गई है। तो इससे क्या होगा, एक तो रिकॉल हो जाएगा और आपके पास याद रखने में भी सुविधा होगा। आपको आपके पास एक खाका तैयार हो जाएगा, एक दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा ये सब जितने भी फैक्ट्स है एमपी से रिलेवेंट है। उसी प्रकार से सपोज जैसे यहाँ पे कुछ तमिलनाडु आ गया, कोई अदर स्टेट आ गया, तो वहाँ के भी हम लोग देख लेंगे कि अच्छा इससे रिलेवेंट और क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एमपी से रिलेवेंट और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। एमपी से जो एडिशनल फैक्ट्स है वो बस ध्यान रखिएगा, एमपी से रिलेवेंट। मैं इसे थोड़ा सा चलिए, ये तो हो गया नल की जल की बात, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। एमपी में आपका सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ, ठीक है, सीखो और कमाओ स्कीम भी चलाई गई है, ये योजना चलाई गई है सीखो और कमाओ, यानी लर्न एंड अर्न स्कीम, लर्न एंड अर्न स्कीम, ठीक है। और इसमें कम से कम इसमें कितने लाख युवाओं को इसमें ट्रेंड किया जा रहा है? कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, ठीक है, 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसमें? सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ, ठीक है, सीखो और कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न स्कीम, कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण। इसके साथ और हम क्या जोड़ सकते हैं? इसके साथ और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? एमपी में और क्या किया जा रहा है? एमपी का सांची, ओके, एमपी का सांची में क्या किया गया है? सांची में क्या किया गया है एमपी के सांची में? तो सांची जो है आपका यहाँ पर सबसे पहले, इस जगह आप यहाँ लिख सकते हैं कि सांची में यह पहला जो है एमपी का पहला सौर शहर की अगर बात की जाए, तो एमपी का यह पहला सौर शहर हो गया है, ठीक है। तो आपके पास एमपी से रिलेवेंट कौन कौन से हो गए? लर्न एंड अर्न स्कीम, एमपी में ही सांची है तो वहां पर क्या है, वो पहला सौर शहर है, एमपी का पहला सौर शहर है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे गांव की बात की जाए कि देश का प्रथम गांव कौन सा है जो सौर आधारित है बिल्कुल, तो वह है गुजरात का मोढेरा, ठीक है। अगर यहाँ पहला सौर शहर, अगर इसी जगह अगर पहले गांव की बात की जाती, पहला गांव, तो क्या हो जाता ये मोढेरा यानी गुजरात का मोढेरा, ठीक है, गुजरात का मोढेरा जो है यह पहला सौर शहर है, पहला गांव है, सौर आधारित यह पहला गांव है, कौन सा? गुजरात का मढ़ोरा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गई। अब थोड़ा सा देख ले एमपी के सीएम कौन है? एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ये कौन है? एमपी के सीएम है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, क्लियर, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। ये हो गई आपकी इससे एमपी से रिलेवेंट कुछ एडिशनल फैक्ट्स। चलिए अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट इश्यूज क्या है?
2023 इकबाल मसीह पुरस्कार बाल श्रम उन्मूलन के लिए वकील कार्यकर्ता ललिता नटराजन, कौन है? ललिता नटराजन, ओके, ललिता नटराजन को प्रदान किया गया। अब हमें ये देखना है कि 2023 इकबाल मसीह एक्चुअली ये एक 10 साल का बच्चा था, ठीक है, जिसे जो कालीन बुनकर होता है ना, कालीन बनाते हैं, कालीन बुनकर 10 साल के बच्चे को कालीन बुनकर के तौर पे इसको क्या किया था? बिक्री कर दिया गया था, यानी एक गुलाम बना करके, ठीक है, इसको एक गुलामी के तहत इसको बिक्री कर दिया गया था एक 10 साल के बच्चे को। तो ये क्या पाकिस्तान का है। तो ये अपने आप को समहाउ इसने अपने आप को छुड़ा करके और फिर एक खुफिया तौर पे इसने कुछ फिर काम किए कि नहीं, जो ये गुलामी वाली है, गुलामी प्रक्रिया के तहत जो इसको बेच दिया गया था, इसने उसके खिलाफ थोड़ा सा क्या किया था? काम किया था, ठीक है। करीब 12 साल की उम्र में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो उसी के नाम पर यह है 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जो है वह बाल श्रम उन्मूलन के लिए दिया जाता है उसी बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो ये तो एक कहानी है, लेकिन चलिए उस बच्चे की स्टोरी है। तो ये कौन सा है? बाल श्रम उन्मूलन, ठीक है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक वकील कार्यकर्ता है ललिता नटराजन को प्रदान किया गया, ललिता नटराजन को, ओके, 2023 का। बस इतना ही, और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। तो तेलंगाना की 5 इमारत है और संरचनाओं को, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी इमारत और संरचना को, है ना, भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसको क्या दिया गया है? ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है, पहली बार किया है। देख लेते हैं। पहली बार है कि भारत की किसी इमारत और संरचना को क्या दिया गया है? प्रतिष्ठित ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ग्रीन एप्पल पुरस्कार। और यह जो दिया गया है ग्रीन एप्पल पुरस्कार, ये दिया भी गया है तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, इसके द्वारा दिया गया है, ओके, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह ग्रीन एप्पल पुरस्कार जो है वह दिया गया है, ठीक है। और यह ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। 94 में यह एक गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट, ओके, गैर लाभकारी एक संस्था है। 94 में ये स्टैब्लिश हुआ था और ये कहाँ? लंदन में स्थित है, लंदन में, ओके, लंदन में स्थित है। 94 में स्टैब्लिश हुआ था और इसी के तहत द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही कौन भारत की किसी इमारत, यानी वो इमारत कहाँ की है? तेलंगाना की है। 5 इमारत है और संरचना को फर्स्ट टाइम द एप्पल अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 में 2023, ओके, अगर इस साल की अगर 2023 की बात की जाए, 2023 की इस सूची में एनटीपीसी, ओके, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की रैंक जो है वो इस स्थान तक पहुंच गई है। रैंक में 52 जो है सुधार हुआ है, 52 स्थान का सुधार हुआ है। तो देख लेते हैं कैसे। एनटीपीसी लिमिटेड क्लेम्स एन इम्प्रेसिव 52 पोजीशंस टू 433 थर्ड, ओके, रैंक इन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट। ये कब 2023 की लिस्ट आई तो उसमें क्या हुआ कि जो ग्लोबल यानी जो 2000 कंपनियां हैं उसमें एनटीपीसी की रैंक, भारत की किसकी? एनटीपीसी की रैंक में 52 अंक का सुधार हुआ है। तो हमें सबसे पहले अब ये देखना होगा कि आखिर लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग थी क्या। इसकी रैंकिंग लास्ट ईयर यानी अगर हम 2022 की बात करें तो एनटीपीसी की रैंकिंग कितनी थी? एनटीपीसी की रैंकिंग 2022 में कितनी थी? 485 थी, ठीक है। और 2023 में कितनी हो गई? 2023 में कितनी हुई? 433 रैंक, ये रैंक आ गई, ये रैंक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने का सुधार हुआ है? तो इसमें 52 स्थानों का सुधार हुआ है एनटीपीसी का, ओके। चलिए अब हम यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं कि इन सबों में, ठीक है, इन सबों में जो अगर हम भारतीय कॉर्पोरेट्स के रूप में देखें, भारतीय कॉर्पोरेट्स में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है शीर्ष पर है,
टॉप पर है भारतीय कॉर्पोरेट्स में। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं, क्योंकि क्या है ग्लोबल 2000 है, अगर ग्लोबल 2000 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो पोजीशन है वो किस पर है, उसकी 45th रैंक है, 45th यानी 45वें स्थान पर रखा गया है, इसे 45वें स्थान पर रखा गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2000 वैश्विक कंपनियों की समग्र रैंकिंग में 45वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। और एनटीपीसी में 52 स्थानों का सुधार हुआ है, ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी का 52 स्थानों का सुधार हुआ है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं एनटीपीसी को लेकर के। एनटीपीसी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। एनटीपीसी की 1975 में स्थापना हुई थी और यह भारत की सबसे बड़ी क्या है, बिजली उत्पादक कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी, ओके। एनटीपीसी स्थापना 1975 में, ओके। इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए, इसके अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह। तो कौन है इसके अध्यक्ष हैं, गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यह एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी, ओके, महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी 1975 में स्टैब्लिश्ड है और यह एक महारत्न कंपनी है। गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष और एमडी भी हैं, अध्यक्ष प्लस एमडी दोनों यही है, ठीक है, अध्यक्ष प्लस एमडी दोनों यही हैं, ओके। चलिए ये हो गया, तो ये आपके पास हो गई थोड़ी सी 45वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा गया है। भारतीय कॉर्पोरेट्स में बात करें तो ये शीर्ष पर है, ओके, 45वें स्थान पर। पिछले बार कितने पे था, पिछले बार यह कितने पर था, तो यह पिछले बार 52, लेकिन लास्ट ईयर का इसको छोड़ दें, यहाँ पे बस इस बार का ध्यान रखिएगा, 45वें स्थान पर रखा गया था, ज्यादा करने से कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, तो इसको यहाँ पर रहने दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इशूज कौन सा है। हाँ, इसमें और क्या ऐड किया गया है, तो जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने इस साल फोर्ब्स की सूची में पहली बार प्रवेश किया है, एलआईसी को पहली बार लाया गया है, तो इसकी रैंक कितनी है, 363 रैंक पर है ये। अब इसमें सबसे अगर बोला जाए तो टॉप कौन सा है, टॉप मोस्ट जो है सब एक शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है जेपी मॉर्गन, ठीक है, यूएस के बैंक जेपी मॉर्गन ने इस वर्ष में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और दूसरा बात की जाए कि सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है अरामको को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। जेपी मॉर्गन फर्स्ट पे है और सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको सेकंड पोजीशन पे है। एनटीपीसी में 52 अंक का सुधार हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 45th रैंक पर है, 45th रैंक पर। और दूसरी चीज कि वो लास्ट ईयर 53 से इस बार 45 पे आई है, ये बस ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं, कौन सा है नेक्स्ट इश्यूज। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 2 फिल्मों को, साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र की 2 फिल्म है जिनको WHO के तहत क्या हो गया है, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 से सम्मानित किया गया। और वो 2 फिल्म कौन सी है, 1 in 36 मिलियन, ओके, स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश, ओके, लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश। एक्चुअली ये फिल्म ने बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी के तहत इसको पुरस्कार मिला है, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी। ये 2 का नाम याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इतना लंबा नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें से कोई भी, जैसे स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड कर सकते हैं, स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड या 1 in 36 मिलियन, किसी भी तरीके से ध्यान रखिएगा। और दूसरी कौन सी है, भारत के व्हेन क्लाइमेट चेंज रिटर्न्स, ओके, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इस किस पर होगा, क्लाइमेट चेंज है तो जलवायु परिवर्तन,
ओके, जलवायु जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य श्रेणी के तहत इसको ये पुरस्कार दिया गया है भारत के। ठीक है, तो ये WHO में दो फिल्म है, फर्स्ट सेकंड, वन इन 36 मिलियन एंड सेकंड वन व्हेन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं WHO के बारे में। WHO के इसका गठन कब हुआ है? 1948 में। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1948 में। यहाँ से एक सवाल, WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड ओके, टेड्रोस एडहानोम गैब्रियस, या टेड्रोस गैब्रियस भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके WHO के अध्यक्ष हैं, WHO के अध्यक्ष हैं। क्लियर? 1948 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 14 जून को। इसकी थीम क्या थी? खून दो, प्लाज्मा दो, जिंदगी बांटो, बार बार बांटो। खून दो, प्लाज्मा दो, जिंदगी बांटो, बार बार बांटो। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं, कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैश्विक विस्थापन का जो स्तर है, वैश्विक विस्थापन का स्तर रिकॉर्ड कितना हो चुका है? 110 मिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि ये 110 मिलियन तक पहुंच गया है? जो विस्थापन की दर है, यानी जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं, उसकी पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है, आप लोगों ने सुना होगा अभी सूडान का संघर्ष, है ना, जो करीब करीब 8 महीने तक चला था। सूडान का संघर्ष, यूक्रेन का मुद्दा, है ना, यूक्रेन का मुद्दा, सूडान का संघर्ष, ये सब रीजन रहे हैं विस्थापन के। तो किसकी रिपोर्ट है ये? रिपोर्ट किसने दिया है? यूएन की रिपोर्ट है। यूएन की रिपोर्ट है ये। यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैश्विक विस्थापन का जो स्तर रिकॉर्ड है करीब 110 मिलियन तक पहुंच गया है। और इसके पीछे कारण क्या क्या ले सकते हैं? इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो यूक्रेन, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, लिखना नहीं है, केवल समझ लीजिएगा। ठीक है, यूक्रेन और सूडान, यूक्रेन और सूडान। ठीक है, इन दोनों का कह सकते हैं, सूडान ने यूक्रेन और सूडान के संघर्ष। ठीक है, और दूसरी अगर बात की जाए, ये तो चलो वहां संघर्ष चल रहा है तो लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं, और इन विस्थापित लोगों में आधे से जो अधिक है, ठीक है, जो आधे से अधिक है वो कहाँ के हैं? यूक्रेन से, किसका? सीरिया के हैं। सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया। आधे से अधिक लोगों का जो परसेंटेज है, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यूक्रेन तो खैर मैंने अभी आपको लिखा ही कि यूक्रेन। ठीक है, तो ये सभी जो है, ये समझाने के लिए बताई हूँ कि मुद्दा जो वहाँ चल रहा है, लगातार संघर्ष जारी है, तो ये उसके कारण है। क्या, किस चीज के? तो ये उनके कारण है आपके विस्थापित होने के। तो कितने मिलियन लोग हैं? 110 मिलियन लोग हैं। रिपोर्ट किसकी है? यूएन की रिपोर्ट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं, क्या है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुण पोल ऐप को लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुण पोल लॉन्च है क्या? किससे संबंध है इसका? तो इसका संबंध है, आम लोग बिना थाने गए हुए शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और इस ऐप के जरिए और क्या है, अन्य मंजूरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। पुलिस से अन्य मंजूरी अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। और इसका क्या नाम दिया गया है? अरुण पोल। किसने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री ने। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। नाम क्या है? मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पेमा खांडू। ठीक है, आम लोग बिना थाने आए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ओके, और अन्य आवेदन भी कर सकते हैं। इसके रिलेवेंट और क्या फैक्ट है? ऐप जो है यह जागरूकता वाहन विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की समस्या को जानने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य सरकार के लिए एक विजिलेंस ऐप भी लॉन्च किया था। ठीक है, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कौन सा है? ई विजिलेंस ऐप। इन कर्मचारियों के लिए ई विजिलेंस ऐप को भी इन्होंने लॉन्च किया था। और अरुणाचल प्रदेश में ही
या DARPG छोड़ दे, केवल इतना लिख लें कि यहां पर ही देश का पहला जिला सूचकांक सुशासन सूचकांक, ठीक है, देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक कहाँ किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। है ना, करीब अरुणाचल प्रदेश के 25 जिलों को लेकर के क्या किया गया, या पहला जिला सुशासन सूचकांक किसने जारी किया? अरुणाचल प्रदेश ने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए हमारे इश्यूज। अब क्या है? सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का चौथा जहाज, सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का कौन सा है? चौथा जहाज है, संशोधक नाम है, भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ लॉन्च किया गया है? यह चेन्नई में लॉन्च किया गया है, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में लॉन्च किया गया है, कट्टुपल्ली, चेन्नई की कट्टुपल्ली में। कब? 13 जून को ये लॉन्च किया गया है। इसके साथ और क्या फैक्ट है? अगर ये क्या है? चौथा जहाज है, ध्यान रखिएगा, चौथा जहाज है, यानी इससे पहले भी 3 जहाज रहे होंगे, और उस 3 जहाज के नाम क्या है? उस 3 जहाज का नाम है संध्याक, निर्देशक और इच्छक, उसके पहले के 3 जहाज। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने 2018 में 4 SVL सर्वे वेसल प्रोजेक्ट, ठीक है, सर्वे वेसल प्रोजेक्ट जहाजों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। एक अनुबंध पर इसने हस्ताक्षर किया था। कितने जहाजों के लिए? 4 जहाजों के लिए। क्लियर? चलिए, अब हम देख लेते हैं आज के वन लाइनर क्या क्या फैक्ट्स हैं हमारे पास। वन लाइनर क्या क्या हैं? कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो नाटो के अब तक के सबसे बड़े अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो वह है आपका जर्मनी। नाटो, अब हम थोड़ा नाटो को देख लेते हैं। इसका गठन कब किया गया था? 1949 में। कब किया गया था? 4 अप्रैल 1949 में नाटो का गठन किया गया था। इसमें टोटल 31 इसके सदस्य देश हैं, और 31वां अगर देश की बात की जाए, अगर 31वां सदस्य देश की बात की जाए तो कौन है? फिनलैंड है, और इसे 2023 में ये नाटो में शामिल हुआ है। 2023 में नाटो में शामिल हुआ है, और इसी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, नाटो में शामिल, और इसी फिनलैंड की सुरक्षा के लिए आर्किटेक्ट में क्या किया गया था? सैन्य अभ्यास। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी किसने की है? तो जर्मनी ने की है। ठीक है, नाटो के अब तक के सबसे बड़े। चलिए, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जनार्दन प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह असम में किया गया है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च एक नागरिक सम्मान प्रदान किया है? किस देश ने किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? तो किया है सूरीनाम ने। एक्चुअली द्रौपदी मुर्मू का ध्यान रखिएगा कि ये 4 से 9 तारीख के बीच में, यानी इस मंथ के 4 जून से लेकर के 9 जून, ठीक है, 4 जून से लेकर के 9 जून के बीच में ये कहाँ गई थी? सूरीनाम। ओके, सूरीनाम, और ये सर्बिया की यात्रा पर थी। सूरीनाम प्लस सर्बिया 2 जगह ये गई हुई थी। ठीक है, सर्बिया गई हुई थी। तो सूरीनाम के कौन है राष्ट्रपति? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ओके, इन्हीं के द्वारा, ये कौन है? राष्ट्रपति हैं, ये वहां के राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा क्या किया गया था? द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को
दिया गया है, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, ठीक है। और सर्बिया के साथ ध्यान रखिएगा, सर्बिया के साथ 320 जो मिलियन है उसको कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, 1 बिलियन यूरो, 1 बिलियन यूरो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहीं पर इनको जो नागरिक सम्मान दिया गया है, इस नागरिक सम्मान का नाम क्या है, इस नागरिक सम्मान का नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इस नागरिक सम्मान का, नाम रखा गया है द ग्रांड ओके ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ठीक है। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार, ये सम्मान इनको दिया गया था, ये नागरिक सम्मान दिया गया था चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा। क्लियर, ये हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है, अभय के, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो भारत है। और पहला कौन सा है, चीन है, पहला चीन है। किस देश ने स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में, ओके। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन है, निर्मला लक्ष्मण। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है, इजराइल की। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट कौन सा है, कहाँ लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर। किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, स्वीडन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अब्दुल्ला मंडोस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार इसे क्विज में देते जा रही हूँ, लगातार फैक्ट में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अध्यक्ष कौन है, अब्दुल्ला मंडोस। और ये है कहाँ के, यूएई के हैं, ओके। चलिए, किसके द्वारा, ये फर्स्ट लाइन तो खैर रिपीट हो गई, सेकंड में देख लेते हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन हुआ है, के गोपाल कृष्ण, ठीक है, के गोपाल कृष्णन। अब आते हैं हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स के ऊपर। हमारे एमसीक्यूज क्या हैं आज, उसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। वन लाइनर तो हमारा एंड हो गया। फोर्ब्स की द ग्लोबल 2023 की सूची में एनटीपीसी की रैंक, ठीक है, कितने स्थानों को सुधार हुआ है, तो 52 अंक का सुधार हुआ है, 52 अंक का सुधार हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, 52, 50, 51, 52, 53 दिया गया है, 52 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने मार्च की तिमाही में जीडीपी में 0.1% गिरावट के बाद मंदी की स्थिति में प्रवेश किया है, तो वह है आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ब्राजील। न्यूजीलैंड क्या है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा संशोधक लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। यह सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का, ठीक है, प्रोजेक्ट का कौन सा जहाज है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है, तो ये चौथा जहाज है, क्योंकि टोटल 4 पे इन लोगों की डीलिंग कितने पे है, 4 पे डील की गई है, तो ये चौथा है, चौथा जहाज है। भारत की निम्नलिखित में से किस फिल्म ने WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में पुरस्कार जीता है, तो पूछा है भारत की, तो क्या होगा, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ओके, टर्न्स वायलेंट, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को खूबसूरत इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है, तो किस राज्य की है ये, तेलंगाना की है ना, तेलंगाना की है, तेलंगाना है, हाँ ऑप्शन में है तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने बैंकों को समझौते के तहत डैश के ऋणों के निपटान, ठीक है, आरबीआई ने बैंकों को समझौते के तहत डैश के ऋणों के निपटान करने की अनुमति दी है,
इरादतन चुप करता, छोटे किसान, स्वयं सहायता समूह, ऊपर के सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरादतन चुप करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? रक्तदान करना एकता का कार्य है, इस प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, बार बार बांटो। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार डैश के लिए मानव विकास सूचकांक तैयार करने की योजना बना रही है। सरकार डैश के लिए यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन और सूडान में संघर्ष के कारण, यूक्रेन और सूडान इन दोनों जगह में संघर्ष चल रहा है, तो इनके कारण जो वैश्विक विस्थापन है, इसका रिकॉर्ड जो स्तर है, विस्थापन का जो रिकॉर्ड स्तर है, कितना पहुंच गया है? 88 मिलियन, 95 मिलियन, 110 मिलियन, 125 मिलियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 मिलियन। ओके, 110 मिलियन। तो आज की हम लोगों की क्लास की एमसीक्यूज फिनिश हो गई, वन लाइनर फैक्ट्स भी हम लोगों ने देखा है और कुछ इश्यूज जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर मुझे कहीं लगा कुछ एडिशनल फैक्ट्स है तो मैंने वो भी बताया। आप लोगों को इस क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई भी असुविधा है तो आप लोग बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन जरूर बताएं। ये क्लास आपकी है, मैं हमेशा बोलती हूँ क्लास आपकी है, आप टाइम देते हैं, आपकी क्लास है। ओके, इस क्लास में अगर कुछ भी आप लोगों को लगता है कि किसी प्रकार के कोई चेंजिंग चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई नोट्स रिकॉर्डिंग इसकी, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ जाकर के देखेंगे तो आपको पीडीएफ अपलोड मिलेगी। ओके, या कंटेंट रिलेवेंट कोई अगर डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या न्यू इश्यूज होगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है, फिर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, वन मोर थिंग, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वंस अगेन ए लॉट्स ऑफ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।